हेलो एवरीवन। तो हमारा जो टॉपिक अभी एक है दैट इज कौन सा टॉपिक कि हमने स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी कवर कर लिया था, आपको याद है। और स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी जो है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड कंपैरिजन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंस ऐसा टॉपिक है। बट स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी हमने कर लिया है। ओके, और स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी अगर हमें पता चल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा एक्चुअली अभी कि सोशियोलॉजी को कंपेयर करना पड़ेगा दूसरे सोशल साइंसेस के साथ। पर्टिकुलरली कौन से सोशल साइंसेस है जिनके साथ कंपैरिजन हो सकता है, तो वो है सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी। और 5 में से एक क्वेश्चन। वैसे तो ऑप्शन कैसे है पता है क्या? 6 ऑप्शन है। स्कोप, पहली बात तो स्कोप का एक क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो ये जो 5 डिसिप्लिन है इसके साथ सोशियोलॉजी का कंपैरिजन आ सकता है। और क्या हो सकता है, एट ए टाइम आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है अदर सोशल साइंसेस से कैसे डिफर कर रहा है। एट ए टाइम 10 मार्क के लिए क्वेश्चन हो सकता है। और फिर आपको जितना भी आपको पता है 4 सोशल साइंसेस, 5 जो आपको पता है उनको प्रूव करना है, तो काफी अलग क्वेश्चन वो हो सकता है, बट डिफिकल्ट नहीं है। ओके, बट ऐसे पॉसिबिलिटी है। ओके, ये आपको इजी क्वेश्चन क्या है कि एक किसी डिसिप्लिन के साथ कंपैरिजन थोड़ा मीडियम उसे करना है, मैं डिफिकल्ट तो बोलूंगा ही नहीं, मीडियम करना है। तो सोशियोलॉजी का कंपैरिजन सभी सोशल साइंसेस के साथ कैसे हो सकता है, कैसे डिफर करता है, ये आपको पूछा जा सकता है। सिंपल है। ओके, हम क्या करेंगे अभी पार्ट 1 में हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स देखेंगे। ज्यादा कंटेंट एक्चुअली 2 सब्जेक्ट में है, मतलब कंपैरिजन पढ़ाने के लिए जो है इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, और प्लस उसके बाद अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी में बहुत ज्यादा कंटेंट है। बाकी 3 जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, ओके, और साइकोलॉजी, तो वहां पे आपको इतना कंटेंट नहीं मिलेगा एक्चुअली। और मोस्टली अगर पूछना है तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूछा तो कुछ भी जा सकता है, उन पे डिपेंड है। उनके पास 6 ऑप्शंस है, उसमें तो कुछ भी पूछ सकते हैं और आपको सभी प्रिपेयर करना है, सभी प्रिपेयर करना है, राइट। अभी अगर मैं आ रहा हूं हिस्ट्री के साथ, अगर हम कंपैरिजन देखेंगे, ओके, हिस्टोरिकली पता है क्या मतलब सोशियोलॉजी, हमने पहले भी आपको एक बात बताया था मैंने कि जो बात है एक्चुअली कि सोशियोलॉजी एक नया डिसिप्लिन है, नेशन डिसिप्लिन है, ऐसा हमने देखा था। एक 19th सेंचुरी में इसका इमर्जेंस हुआ है, उसका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत उससे पहले भी हो सकता है, बट ऐसा नया डिसिप्लिन ये इमर्ज हुआ है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूंगा, क्योंकि कंपैरिजन में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री तो सबसे ओल्डेस्ट हो सकता है इसमें। ओके, फिलोसॉफी और हिस्ट्री ये ओल्डेस्ट सोशल साइंसेस है। हिस्ट्री जब से मतलब है हिस्ट्री, ओके, मतलब ह्यूमन है, सोसाइटी तो हिस्ट्री है ना। तो हिस्ट्री जो है इसके साथ कंपेयर करना है एक नए सब्जेक्ट को, सोशियोलॉजी को, ऐसा हमारा टॉपिक है आज का। और यार हर चीज मतलब हिस्ट्री में कवर हो सकता है ह्यूमन बीइंग के बारे में, राइट, आपको पता ही है। तो ये जो हिस्ट्री, और उसमें भी जो है ना हिस्ट्री के डिफरेंट इपोचेस है, प्री हिस्ट्री है, ओके, राइट। उसके बाद हमने एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न जो आज चल रहा है, राइट। तो ये जो फेजेस है ना, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे आपको सोशियोलॉजी दिखाई देगा, बाकी फेजेस में आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। स्टडी ऑफ सोसाइटी अलग से नहीं हो सकती उसमें, दैट इज क्योंकि क्यों पता है क्या? क्योंकि सोसाइटी के जो सभी एस्पेक्ट है, कल्चर, रिलीजन, सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ये ना काफी इंटर रिलेटेड है, इनका बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन है। सोसाइटी में ज्यादा चेंजेस आते ही नहीं है ऐसे समय में, मेडिवल और एंशिएंट की बात हो रही है। तो ऐसे इसमें सोसाइटी का कुछ अलग स्टडी पॉसिबल नहीं है, करने की जरूरत ही नहीं होती है, इसलिए ऐसा कोई सब्जेक्ट आपको वहां पे नहीं मिलेगा। अब पर्टिकुलरली आप देखोगे ना कि अगर हमें देखना है, तो हमने देखा ना इससे पहले भी आपने जो सोशियोलॉजी देखा, तो सोशियोलॉजी स्टडी करते वक्त एक्चुअली मैंने आपको क्या पढ़ाया, एक्चुअली याद होगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मैंने बताया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमने देखा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा था, राइट। अरे ये हिस्टोरिकल इवेंट है, हिस्ट्री में जो रिवॉल्यूशंस हुए पर्टिकुलरली यूरोप में, उससे ही तो सोशियोलॉजी का बर्थ हुआ है ना। ये बोल सकता हूं मैं, ऐसा है, मैं बोल नहीं सकता, ऐसा है भी कि सोशियोलॉजी का बर्थ जब मैं पढ़ रहा था तो हिस्ट्री में जो बड़े रिवॉल्यूशंस हुए, पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और दैट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें जो चेंजेस हुए उसे स्टडी करने के लिए तो नया डिसिप्लिन आया था, सोशियोलॉजी। तो देखा जाए तो जो रूट है हमारे सोशियोलॉजी का, रूट
वो क्या है एक्चुअली, दैट इज वो हिस्ट्री है। कैसे सर पता लगता है? तो यार हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टडी करते हैं, ओके, हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टडी करते हैं, जिससे एक्चुअली हमें पता चलता है कि सोसाइटी में चेंजेस आए। इसलिए रूट ऑफ सोशियोलॉजी लाइज इन हिस्ट्री। कंपेयर होने वाला है, ये भी कंपैरिजन ही है, ओके, क्योंकि कंपैरिजन में क्या होता है, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस होते हैं। इवन कार्ल मार्क्स देखो ना आप लोग, क्या कर रहा है कार्ल मार्क्स? अगर मैं बात करूंगा वैसे कार्ल मार्क्स के बारे में, तो कार्ल मार्क्स क्या कर रहा है, हिस्ट्री को एक नया इंटरप्रिटेशन दे रहा है। जनरलाइजेशन है कार्ल मार्क्स का इकोनॉमिक बेसिस पे, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन भी कहा जा सकता है। डायलेक्टिक मेथड है, मुझे भी पता है, लेकिन अभी तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो रहा है सब्जेक्ट के पास, तो यार एक तरीके से ना इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन दिया है हिस्ट्री को। मार्क्स का कहना है कि इससे पहले हिस्ट्री क्या था, सिर्फ किंग्स थे, वॉर्स थे, इसका डिस्क्रिप्शन ही हिस्ट्री था। बट मार्क्स ने कहा कि नहीं, ये हिस्ट्री नहीं है, अभी हमें क्या करना है एक्चुअली, कि हिस्ट्री को रीराइट करना है और फ्यूचर बदलना है, हिस्ट्री को समझना है नए इंटरप्रिटेशन से और फ्यूचर को बदलना है। यह मार्क्स ने कहा था, वो रीइंटरप्रेट कर रहा है हिस्ट्री को। है तो हमारा सोशियोलॉजिस्ट, वैसे मार्क्स को मैं सिर्फ सोशियोलॉजिस्ट कहूंगा तो गलत हो जाएगा। सोशियोलॉजिस्ट भी हो सकता है, इकोनॉमिक या फिर फिलोसोफर भी हो सकता है, सभी ऑप्शनल में है कार्ल मार्क्स। ये हिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है उसे, बट हिस्टोरियन नहीं कहूंगा है लेकिन आज तो हमारे लिए सोशियोलॉजिस्ट है। बट ये हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट कर रहे हैं, इसका री इंटरप्रिटेशन ही तो आप पढ़ते हो। हिस्ट्री लिखने के अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं, नेशनलिस्ट हिस्ट्री हो सकता है, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री हो सकता है। आप जो जनरली पढ़ते हो ना, पता है क्या, वो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री होती है। मतलब इससे पहले तो मोस्टली लोग यही पढ़ते थे। आज भी हमारे सिलेबस पे, हमारा जो यूपीएससी एमपीएससी का तो सिलेबस नहीं कहूंगा मैं, बट एक्चुअली हम जो रेफर करते हैं बुक्स इंपॉर्टेंट, इवन एनसीईआरटी, तो ये जो है ना, इस पे बहुत हद तक मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन जो है हिस्ट्री का, उसका इंपैक्ट रहा है। और ये जो है पॉइंट अभी क्या कहते हैं यहाँ पे, कि मार्क्स ने एक रीइंटरप्रिटेशन दिया हिस्ट्री का, और वही हिस्ट्री को शेप कर रहा है आज। और इसके बाद भी यार, मतलब मार्क्स अगर आपने हटा भी दिया सिलेबस से, तो मार्क्स फिर से आने वाला है, मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन। ओके, इकोनॉमिक बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, बट हमने डिटेल में नहीं लिया है, क्योंकि वो कार्ल मार्क्स के वक्त होगा। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हिस्ट्री को एक नई तरीके से शेप किया जा रहा है, मतलब इनका एक इंटरकनेक्शन है। सोशियोलॉजी उसे एक नया शेप दे रहा है, मतलब कार्ल मार्क्स ने उसे नया शेप दिया है। इवन अगर आप देखोगे वेबर क्या कर रहा है, तो वेबर का जो थेरीज है वो हिस्टोरिकल एनालिसिस दे रहा है आपको। एक इवेंट हुआ था, दैट इज राइज ऑफ कैपिटलिज्म, तो वो कैसे हुआ, इसका एक नया एस्पेक्ट वेबर आपको देता है कि भाई पर्टिकुलर एक सेक्ट है प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट सेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, कैपिटलिज्म का राइज हो रहा है। इस तरीके से हिस्ट्री में कैपिटलिज्म को नहीं स्टडी किया गया है, बट वो हिस्टोरिकल चीजें ही यूज कर रहा है सोशियोलॉजिस्ट, बट पॉइंट है हिस्ट्री का, और उसे नया इंटरप्रिटेशन। तो सोशियोलॉजी एक नया इंटरप्रिटेशन होता है हिस्टोरिकल चीजों का, बट हमेशा डेटा उसको कहां से मिलेगा, हिस्ट्री से ही मिलेगा। हिस्ट्री और सोशियोलॉजी जो है हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मेरा कहना है कंपैरिजन में पहले सिमिलरिटी आती है, बाद में डिफरेंसेस आते हैं। उनका कॉन्वर्जेंस भी हमें स्टडी करना है एक्चुअली हर सब्जेक्ट का, भले ही सब्जेक्ट अलग है, मतलब आगे चल के इवन इकोनॉमी और सोशियोलॉजी आएगा, लेकिन इसमें भी कुछ है प्रॉब्लम्स, ऐसी चीजें हैं जैसे पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ये तो कॉमन है ना, दोनों भी स्टडी कर रहे हैं, बट एंगल अलग है, तो वो भी स्टडी करना पड़ता है। तो हिस्ट्री में जो मतलब फॉर्डर है, फॉर्डर वो कौन प्रोवाइड करता है एक्चुअली, सोशियोलॉजी में एक्चुअली हिस्ट्री प्रोवाइड करता है। बट ये क्या होता है, एक नया अप्रोच है यहाँ पे, जैसे हमारे पास पर्सपेक्टिव है, वहां पे भी ऐसा नहीं, बट फंक्शनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, ओके, ये एक्चुअली क्या करते हैं, इन चीजों को अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। इंटरैक्शनिस्ट, वेबर ने कहा कि कैपिटलिज्म का राइज, पूरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपने देखा, राइट। वेबर ने कहा कि भाई साहब इसमें रिलीजन का हाथ है, प्रोटेस्टेंट इथिक्स का हाथ है, नया इंटरप्रिटेशन दिया उसने। ये अलग बात है कि हिस्ट्री में स्टडी नहीं किया जाती, बट हिस्ट्री में मार्क्सिस्ट जो है इंटरप्रिटेशन, वो स्टडी किया जाता है, और काफी हद तक वो हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है। और जो सिस्टमैटिक हिस्ट्री आज आप देख रहे हो, तो मोस्टली वो देन जिसकी है, तो वो कार्ल मार्क्स की हो सकती है। और इंडिया में आपको
कभी आपने नाम सुना होगा, धर्मानंद कोसाम्बी नाम का एक बंदा है, हिस्टोरियन है, पाली और संस्कृत का एक्सपर्ट है, हिस्ट्री का एक्सपर्ट है। ओके, तो ऐसा कहा जाता है कि इनिशियल डेज में जो कुछ लोग थे हिस्टोरियन, तो उन्होंने मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन या इंडियन हिस्ट्री के लिए यूज किया है। डी कोसंबी ऐसा उनका नाम है, धर्मानंद कोसंबी, और काफी अलग अलग सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट थे। बट यहां से शुरू होता है। इसके बाद नया जो ट्रेडिशन है आज आप देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज नेशनलिस्ट हिस्ट्री। कल्चरल हिसाब से लिखा जाता है। मोस्टली इंडिया में हर चीज थी और इंडियन ही एक्चुअली सुप्रीम है ऐसा दिखाया जाता है। उनका नेशनल ऐसा नहीं बोलना चाहिए वैसे भी मैंने, बट एक्चुअली इंडियन कल्चर पे ज्यादा फोकस होता है और वो फिर इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन को एक तरीके से नकार देते हैं। तो नेशनलिस्ट हिस्ट्री भी होता है, बट मार्क्सिस्ट हिस्ट्री जनरली पढ़ा जाता है और वेल एक्सेप्टेड भी, ऐसा मैं बोल सकता हूं। अभी अगर हम जाएंगे नेचर जो सब्जेक्ट है दोनों का, तो वो जो है मतलब आपको एक समझ में आ रहा है कि कैसे कॉन्वर्ज होता है और ये शेप कर सकता है एक दूसरे को। मतलब डेटा तो विदाउट टू हिस्टोरिकल डेटा सोशियोलॉजी पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर हम देखेंगे तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, दैट इज हम कह सकते हैं कि कुछ इसका बेसिक नेचर हम देखेंगे एक्चुअली कि कैसे डिफर करता है एक दूसरे के साथ, राइट। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन लिखना है कंपैरिजन, तो आप दो तरीके से लिख सकते हो। तो ऐसे बॉक्स बना सकते हो आप। तो सेकंडली आप क्या कर सकते हो कि एक पॉइंट लेके वो भी मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, स्कोप ऑफ हिस्ट्री या सोशियोलॉजी, स्कोप डिफाइन कर दिया आपने पैराज में, ओके। या फिर नेचर ऑफ सब्जेक्ट दोनों का भी है एक्चुअली, वो डिफाइन कर लिया, मेथोडोलॉजी डिफाइन कर लिया। बट ऐसे आप एक पेज पे हिस्ट्री और एक पेज पे कॉमन सेंस या फिर एक पेज पे सोशियोलॉजी ऐसा अगर लिख रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, उसे मार्क्स नहीं मिलेंगे कभी भी, ओके, राइट। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो हिस्ट्री का जो हमारे पास एनालिसिस अवेलेबल है या फिर हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का जो कंपैरिजन है, तो हिस्ट्री जनरली क्या करता है कि ये पास्ट इवेंट पे फोकस करता है, यार उसे तो हिस्ट्री कहते हैं ना। बट मोस्टली क्या होता है, पास्ट इवेंट जो है ये जनरली हिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं। बट सोशियोलॉजी में क्या होता है, प्रेजेंट पे बहुत ज्यादा फोकस होता है और मॉडर्निटी पे फोकस है। मॉडर्निटी तो सोशियोलॉजी शुरू होता है, वेयर एज मॉडर्निटी तो एक इपोच है हिस्ट्री के लिए जस्ट। सोशियोलॉजी में क्या होता है कि प्रेजेंट इवेंट को स्टडी किया जाता है, ओके। तो दोनों में ये डिफरेंस है, पास्ट इवेंट का डिस्क्रिप्शन हिस्ट्री, प्रेजेंट और उसका एनालिसिस सोशियोलॉजी, ये डिफरेंस है पहली क्वेश्चन। और यहां पे मैंने जस्ट डेफिनेशन नहीं दी है, बट आपको एक डेफिनेशन भी दोनों की पहले पॉइंट में देनी है, फर्स्ट सेकंड पॉइंट हो गया, ओके। अब क्या है कि ये जो नेचर है दोनों का, ओके, तो पास्ट इवेंट में एक्चुअली जो है इंपॉर्टेंट चीजें कौन है, किसी बड़े किंगडम की बात हो रही है, वॉर्स की बात हो रही है, उसका डिस्क्रिप्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, हिस्ट्री प्रोवाइड कर रहा है। वेयरएज सोशियोलॉजी क्या करता है, सोशियोलॉजी ये डिस्क्रिप्टिव साइंस नहीं है, ये एनालिटिकल है। ये क्या करता है एक्चुअली कि कोई भी अगर इवेंट हुआ है, कोई वॉर हुआ है, उसके कॉजेस और इफेक्ट को एनालाइज करता है, इसके बारे में होता है हमेशा। और इनके लिए वर्ल्ड मतलब जनरलाइजेशन होता है। जनरलाइजेशन समझने के लिए आपको एक दो लेक्चर निकल जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि रिलीजन, अगर हम हिस्ट्री में बात करेंगे तो रिलीजन हिस्ट्री कैसे स्टडी कर रहा है कि भाई एक हिंदुइज्म है, उसके बाद इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी का भी राइज हुआ है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, अलग अलग चीजें स्टडी होंगी, राइट। बट सोशियोलॉजी के लिए क्या है कि ये सभी रिलीजन का एक जनरलाइजेशन होगा रिलीजन के फॉर्म में, कि एक रिलीजन होता है, एक गॉड होता है, टेक्स्ट होते हैं उसके एक्चुअली, और वो लोगों को रेगुलेट करता है। इसे रिलीजन डिफाइन कर लिया हमने। और इस जनरलाइज एक्चुअली जो मतलब मॉडल है रिलीजन का, उसे स्टडी किया जाता है। और सभी रिलीजन इनके लिए सेम है। फिर सभी रिलीजन जो है इनके फंक्शन या फिर इसके एस्पेक्ट ये सेम रहते हैं। इसे कहते हैं जनरलाइजेशन। वॉर, हिस्ट्री में डिफरेंट वॉर है, वर्ल्ड वॉर 1 है, 2 है, ओके, या फिर उससे पहले जो बड़े बड़े वॉर हुए, पानीपत जैसे वॉर हुए, यस। हमारे यहां पे जनरलाइजेशन है। सभी वॉर जो है, वॉर एक इवेंट है। जनरलाइजेशन क्या होता है, दो लोगों में, 2 और मोर पीपल में कंफ्लिक्ट होता है। एक कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं, रिलीजियस कॉजेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल कॉजेस हो सकते हैं, और भी कुछ कॉजेस हो सकते हैं, कॉजेस, राइट। तो बस ये कॉजेस और उसका इंपैक्ट स्टडी कर लिया। मतलब हमने क्या स्टडी कर लिया एक्चुअली, वॉर स्टडी कर लिया। अब कोई भी अगर इसके बाद वॉर हो रहा है तो भाई ये हमने पहले ही स्टडी किया है। तो जनरलाइजेशन है। वॉर, पर्टिकुलर वॉर नहीं, वॉर, पर्टिकुलर रिलीजन नहीं, रिलीजन, राइट, यस। इसी तरीके से ओके, पहली बात तो जनरलाइजेशन और एनालिसिस होता है, यहां पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन होता है हिस्ट्री में, ओके।
तीसरी चीज है एक्चुअली कि जो भी है हिस्ट्री डील्स विथ ऑब्जेक्टिव डिस्कशन ऑफ रियल इवेंट्स एंड डिटेल फैक्ट। ओके, और यहां पे क्या होता है जनरली पता है क्या, एब्स्ट्रैक्शन होता है चीजों का। पहले बात तो हिस्ट्री, मैंने क्या बताया आपको कि जो भी इवेंट हुए हैं पास्ट में उसके डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन हिस्ट्री में होता है इवेंट का। ओके, वेयर एज जो हमारा सोशियोलॉजी है क्या करता है, इसका एब्स्ट्रैक्शन करता है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो है इससे रिलेटेड उसके बारे में स्टडी होता है, उसका कैटेगराइजेशन किया जाता है, जनरलाइजेशन किया जाता है सोशियोलॉजी में। तो ये और एक डिफरेंस हो गया। उसके बाद है हिस्ट्री ओवरऑल कैसा डिस्क्रिप्टिव है, सोशियोलॉजी कैसा एक्चुअली ये एनालिटिकल एंड नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव मींस एक्चुअली कि सोसाइटी में जो वैल्यू और बाकी चीजें होती है उसकी जैसी उसका इंपैक्ट स्टडी करता है। हिस्ट्री में सिर्फ डिस्क्रिप्शन है उन चीजों का, बट ह्यूमन बिहेवियर या फिर सोसाइटी को डायरेक्ट करने के लिए वैल्यूज इथिक्स का भी क्या होता है एक्चुअली एक रोल होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसी भी चीजें कौन स्टडी करता है एक्चुअली, सोशियोलॉजी स्टडी करता है, जो जनरली हिस्ट्री में ओवरलुक किया जाता है उसे, राइट। तो इस तरीके से इस सब्जेक्ट में क्या है एक डिफरेंस है, ऐसा हम बता सकते हैं ही, मतलब दो डिसिप्लिन अलग अलग। पास्ट इवेंट पे फोकस करने वाला हिस्ट्री है, प्रेजेंट पे फोकस करने वाला सोशियोलॉजी है। एनालिटिकल इन नेचर कौन है, दैट इज सोशियोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव इन नेचर कौन है एक्चुअली, दैट इज हिस्ट्री। जनरलाइजेशन होता है सोशियोलॉजी में, कॉज एंड इफेक्ट स्टडी किए जाते हैं, वेयरएज यहां पे डिटेलिंग होती है उस इवेंट के बारे में हिस्ट्री में। तो ऐसा एक डिफरेंस है, और ये एक दूसरे को, भले ही ये सब्जेक्ट अलग होंगे, ओके क्या है अलग सब्जेक्ट है, बट ये एक दूसरे को क्या करते हैं एक्चुअली इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे विदाउट हिस्ट्री सोशियोलॉजी पॉसिबिलिटी नहीं है। सोशियोलॉजी की रूट जो है वो हिस्ट्री में है, और हिस्ट्री जो था पहले से ही हिस्ट्री है, बट इतना सिस्टमैटिक नहीं था हिस्ट्री पहले जो अभी है। वो सिस्टमैटिक अप्रोच क्यों हुआ है, क्योंकि सोसाइटी में चेंजेस हुए, साइंटिफिक अप्रोचेस आए, सिस्टमैटिक अप्रोचेस आए, वो उसका इंफ्लुएंस एक्चुअली हिस्ट्री के रीराइटिंग पे भी हुआ। और हिस्ट्री में फिर मतलब मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन और उसके जैसे और सिस्टमैटिक अप्रोचेस आए, और हिस्ट्री आज आपको कैसे दिखाई देता है, दैट इज सिस्टमैटिक दिखाया जाता है। कॉज एंड इफेक्ट का इंपॉर्टेंस भी हिस्ट्री में बढ़ा, ऐसा कहा जाता है सोशियोलॉजी की वजह से बढ़ा। इसमें मैं मतलब हिस्ट्री बहुत ही सोशियोलॉजी बहुत सुपीरियर है हिस्ट्री में, ये चीज नहीं थी ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, बट मोस्टली जिस तरीके से कंटेंट अवेलेबल है तो ऐसा समझ में आता है। हिस्ट्री यार मतलब बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ओके, और इवन मतलब उसे हम सोशल साइंसेस का क्वीन भी कह सकते हैं। सोशियोलॉजी को ऐसा नहीं कहा जा सकता, इवन लोगों ने सोशियोलॉजी को भी कहा है, और मैंने बाद में पढ़ा कि पॉलिटिकल साइंस के लिए भी कहा है, ओके, बट हर सब्जेक्ट में शायद लोग उसके एक्सपर्ट उसके बारे में ऐसी बात करते हैं, ऐसा मुझे पता लग रहा है, राइट। बट ओके हिस्ट्री है, इसलिए एक्चुअली रेडक्लिफ ब्राउन जो है उन्होंने क्या कहा, ओके इसके बाद का एक बीट है, मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कहा गया है और ऐसा क्वेश्चन आया है कि हिस्ट्री जो है, ओके, विदाउट हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी इज फ्रूटलेस। कॉज एंड इफेक्ट एग्जांपल दो, अप्रोचेस, मार्क्सिस्ट जैसे अप्रोचेस जिसने हिस्ट्री का री इंटरप्रिटेशन दिया और एक नया अप्रोच दिया हिस्ट्री को, ओके, और जिससे वो फ्रूटफुल हो जाएगा। एंड उसका और एक है सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज रूटलेस, क्योंकि सोशियोलॉजी जो है राइज हम इमर्जेंस जो है जनरली जो हिस्टोरिकल चेंजेस हुए यूरोप में, मॉडर्निटी आए उसकी वजह से राइज हुआ है। मार्क्स का भी इंटरप्रिटेशन यही बताता है, वेबर का भी एनालिसिस यही बताता है, तो ये आपको वहां पे लिखना है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन ऐसा पूछना बहुत इजी है कि व्हाट इज द डिफरेंस और कंपेयर हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, नहीं, क्वेश्चन ऐसे अभी आ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है PYQ एक्चुअली, ऐसा डिस्क्रिप्शन मैंने नोट्स में भी दिया है, मैं भी बता रहा हूं आप लोगों को, ओके। इसी तरीके से एक्चुअली और एक स्टेटमेंट है, वो रेडक्लिफ ब्राउन का है। स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है एक्चुअली कि सोशियोलॉजी इज नोमोथेटिक एंड हिस्ट्री इज आइडियोग्राफिक। सिंपल है, वर्ड बड़े हैं मैं मानता हूं एक्चुअली, बट इसका मीनिंग क्या होता है, नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक। आइडियोग्राफिक स्टडी कैसा होता है, हर यूनिक इवेंट के बारे में स्टडी करना, यूनिक इवेंट के बारे में, यूनिक इवेंट मतलब पर्टिकुलर कोई भी इवेंट होगा पास्ट में उसे स्टडी करना हिस्ट्री का काम है। वेयर सोशियोलॉजी में क्या होता है, चीजों का जनरलाइजेशन किया जाता है। तो नोमोथेटिक जो होता है, ये जो मेथड है इसमें क्या किया जाता है, जनरलाइजेशन किया जाता है और एनालिसिस किया जाता है।
ओके इसलिए ये सोशियोलॉजी डिस्क्रिप्शन वही है जो पहले बताया मैंने, सिर्फ क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा है वो अलग तरीके से पूछा है। तो सोशियोलॉजी इज नोमोथेटिक वाइज हिस्ट्री इज आइडियोग्राफिक। दिस मीन्स दैट historian describe unique event, particular event, while sociologists aim to establish generalization or laws about the social behavior। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इससे पहले रिलीजन का, डिफरेंट रिलीजन है बट रिलीजन हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन रहेगा सोशियोलॉजी में। वॉर होते हैं, डिफरेंट वॉर हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन वॉर एक क्या है, पर्टिकुलर इवेंट है और जनरली कुछ कॉजेस के लिए वो लड़ा जाता है और कुछ उसके इंपैक्ट होते हैं। जनरलाइजेशन कर लिया। इवन अगर हम यहां पे अगर रिवॉल्यूशन जैसी एक चीज की बात करेंगे तो डिफरेंट रिवॉल्यूशन हुए इंडिया में रिवॉल्यूशन हुआ है क्या पता नहीं। ओके ये है टॉपिक, हम देखेंगे कभी। ओके तो अगर हम देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल इटालियन रिवॉल्यूशन हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ, तो ये जो है ना सब चीजें ये रिवॉल्यूशन हो गए डिफरेंट। हिस्ट्री में क्या किया जा रहा है, इन सबको स्टडी किया जा रहा है, राइट। बट हमारे लिए पॉइंट क्या रहेगा सोशियोलॉजी में, दैट इज कॉल्ड जनरल रिवॉल्यूशन। फिर भाई रिवॉल्यूशन के जनरली कॉजेस क्या होते हैं, रिवॉल्यूशन कैसे अकर होता है, उसमें क्या कंपोनेंट होते हैं, कोई लीडर होता है क्या, कोई कॉजेज होते हैं क्या, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है क्या, या फिर इसके इवेंट कैसे होते हैं, इसके कुछ फेजेस होते हैं क्या। इस तरीके से हम रिवॉल्यूशन स्टडी करते हैं एक्चुअली सोशियोलॉजी में। ये हो गया जनरलाइजेशन, राइट। तो ये है भाई चीजें, दोनों को डिफर कराती है कंपैरिजन। पॉइंट है, पॉइंट बहुत इजी है एक्चुअली। जनरलाइजेशन के तीन, मैंने यही तो लिखना है तुम्हें कि जनरलाइजेशन 2-3 एग्जांपल देना है। रूट के लिए आपको बताना है कि रिवॉल्यूशन थ्रू ही सोशियोलॉजी इज नथिंग बट द चाइल्ड ऑफ एज ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या बोला मैंने कि ये पहले जो इमर्जेंस हुआ ना वहां पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि सोशियोलॉजी इज नथिंग बट द चाइल्ड ऑफ एज ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब डिफरेंट रिवॉल्यूशन की वजह से सोशियोलॉजी का बर्थ हुआ, राइट। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे ही हर बार जरूरी नहीं है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ क्या बर्थ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह बस नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये स्टाइल है यूपीएससी का, और हमें यूपीएससी का स्टाइल समझना है, सिर्फ सब्जेक्ट नहीं समझना है। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, ओके नोमोथेटिक हो गया, हिस्ट्री आइडियोग्राफिक हो गया, जनरलाइजेशन का दिया ना एक्चुअली आपको। और हिस्ट्री में तो यूनिक इवेंट स्टडी होते हैं, उसके साथ ही वो एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो ओके कोई भी इवेंट स्टडी आप मतलब लिख सकते हो। और रूटलेस और फ्रूटलेस का भी जो है जनरली पूछा जाता है, तो वो भी हमने कवर कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला बीट है, क्या है एक्चुअली पहला बीट, दैट इज हिस्ट्री और सोशियोलॉजी हमने कंपेयर कर लिया। इसी तरीके से हमें क्या करना है एक्चुअली अभी, दैट इज इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी का कंपैरिजन करना है। अब यार मुझे तो मतलब जनरली पर्सनली ऐसा लगता है कि क्या जरूरत है इस मतलब चीज की, ओके बट सिलेबस में दिया है। और इसका एक फॉर्मूला है, पता है क्या, मतलब हर इसमें हर जगह पे आपको क्या देखना है, स्कोप देखना है, नेचर देखना है, मेथोडोलॉजी देखना है, ओके और ये चीजों को डिफाइन करना है। अब मैंने पहले बॉक्स टाइप में आपको एक्सप्लेन किया था, अब मैं क्या करूंगा आपको थोड़ा सा इस पैटर्न में भी एक्चुअली बताऊंगा कि ऐसे भी आंसर लिखा जा सकता है। तो सोशियोलॉजी क्या होता है, सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ऑर्डर, अलग अलग तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक स्टडी ऑफ एक्चुअली यस पर्टिकुलर मतलब जो इकोनॉमिक इवेंट होते हैं उसका स्टडी होता है। और उसमें भी हम क्या कहेंगे कि कैसे एक्चुअली प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजम्पशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये स्टडी करने का जो एक्चुअली सब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। तो दोनों डिफर कर रहे हैं, दोनों डिफर तो कर रहे हैं डेफिनेशन से, वैसे भी नहीं भी सिखाया तो आपको पता है कि ऐसा है, राइट। अब जो है हम क्या करेंगे, इसे 1 बाय 1 पॉइंट के साथ कंपेयर करेंगे और थोड़ा कॉन्वर्जेंस के बारे में भी बात करेंगे कि एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं क्या। यस करते हैं, इसलिए तो पढ़ाना है एक्चुअली, हाँ इसलिए ही एक्चुअली क्या करना है, हमें उसे पढ़ाना है। ओके अभी देखो कि डिफरेंस में क्या आएगा कि स्टडी का जो फोकस है, मैंने पहले भी बताया डेफिनेशन में वो कवर हो जाता है जनरली, कि फोकस में क्या आ सकता है कि यहां पे क्या है, देखो कि सोशियोलॉजी प्राइमरली क्या स्टडी कर रहा है, सोसाइटी सोशल रिलेशनशिप, ओके और कैसे एक्चुअली इसमें जो इंडिविजुअल है वो इंटरैक्ट करता है, उसके बाद रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन और सोशल स्ट्रक्चर एक्चुअली इसमें स्टडी होता है, कल्चर भी स्टडी होता है, ये फोकस है। और इसमें भी सोशियोलॉजी में पता है कैसा है कि सोसाइटी का एक इंस्टीट्यूशन क्या है, इकोनॉमी है, मार्केट है, बट उसमें डीप स्टडी नहीं होता है,
वो स्टडी कहां से होगा, मार्केट का स्टडी जो है वो इकोनॉमिक्स में होगा। वेयर इकोनॉमिक्स क्या स्टडी कर रहा है, चीजों का, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और कंजम्पशन कैसे होगा। ओके और इसी बेसिस पे एक्चुअली ऐसा नहीं कि इतना ही इकोनॉमिक्स है, मैं बता रहा हूं हम जनरलाइज आइडिया देते हैं। जनरली इकोनॉमिक्स बहुत कुछ है, आपको भी पता है, बट मुझे वो क्वेश्चन लिखना है क्या क्या स्टडी होता है, कि आरबीआई भी लिखना है कि यहाँ पे, है ना, नहीं, राइट। तो बट ये होता है, और फिर वो कंज्यूमर उनका बिहेवियर जो होता है, उसके बाद रिसोर्सेस का अलोकेशन कैसे होगा, लोग कैसे चॉइसेस बनाते हैं मार्केट में। ओके और सोसाइटी और इकोनॉमीज, ऐसी चीजें भी एक्चुअली इसमें स्टडी होती है, ऐसा पता चल रहा है। तो दोनों सिंपली सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशन का स्टडी है सोशियोलॉजी, और यहाँ पे जो मार्केट के जो इवेंट कंपोनेंट है सच एज कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, इसके बारे में स्टडी किया जाता है। अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आपको ध्यान में रखना है, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, पहले कौन इमर्ज हुआ, किसका इमर्जेंस हुआ, एक्चुअली इकोनॉमिक्स का इमर्जेंस हुआ है। ओके और पहले जो मतलब बिफोर सोशियोलॉजी, बट इकोनॉमिक्स तो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक नहीं था। ओके और बहुत पहले नहीं हुआ है, कुछ हम कह सकते हैं कि एडम स्मिथ को जनरली हम मतलब फादर कहते हैं इसका, तो बहुत पहले भी नहीं हुआ, बट सिस्टमैटिक ना, ये मतलब उसी टाइम पे जब सोशियोलॉजी का बर्थ हुआ, अपवेल था ओवरऑल सोसाइटी में, तभी जनरली क्या हुआ एक्चुअली कि इकोनॉमिक्स का भी मतलब सिस्टमैटाइजेशन शुरू हो गया था, ऐसा हम कह सकते हैं। सोशियोलॉजी का राइट्स वो सिस्टमैटिक बनेगा कुछ सालों में, लेकिन तभी इकोनॉमिक्स सिस्टमैटिक बनना शुरू हुआ, बट पहले से ही ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के पहले है। ओके और ओवरऑल आप देखोगे ना, ओके ये पॉइंट हो गया, सिंपल है। तो थिंकर्स के नाम बताया कि हमारे पे इमाल्डर पाइम है, मैक्स वेबर है, कार्ल मार्क्स है। ओके और यहाँ पे कौन है एक्चुअली, दैट इज एडम स्मिथ जैसे लोग हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं इसे, कैने भी है एक्चुअली, ओके केन्स। ओके तो ये जो थेरीज है तो ये इससे पहले आ चुकी है। बस इतने या पॉइंट में इतना ही कहना है कि सोशियोलॉजी से पहले इकोनॉमिक्स आ चुका है और सिस्टमैटिक भी है। ओके कैसा है, मोर सिस्टमैटिक सब्जेक्ट है, कॉन्क्रीट सब्जेक्ट है। ओके नेचर ऑफ डिसिप्लिन, थर्ड पॉइंट, ठीक है। पहले पॉइंट में क्या देखा था कि क्या स्टडी किया जाता है, स्कोप। दूसरे इसमें हमने क्या देखा एक्चुअली, कौन ओल्डर है, इकोनॉमिक्स। थर्ड इसमें हम नेचर देखेंगे। ओके ये सोशियोलॉजी में एब्स्ट्रैक्ट चीजें स्टडी होती है। ओके क्वालिटेटिव साइंस है एक्चुअली। ओके फोकस इन ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमिनन that often involve objective interpretation, cultural norms और human behavior। नेचर ऐसा है भाई, पहली बात तो नेचर में इतना भी याद रखा आपने बॉक्सेस में लिखने के लिए कि एनालिटिकल नेचर है। ओके और कुछ ऐसे एस्पेक्ट सच एज कल्चर, ऐसी चीजें भी एक्चुअली फोकस होती है। इकोनॉमिक्स कैसा है, कॉन्क्रीट साइंस है सर, कॉन्क्रीट साइंस दैट डील्स विद, बताता हूं एग्जांपल क्या है, मेजरेबल डेटा सच एज सप्लाई, डिमांड, प्राइसेस, इनकम एंड प्रोडक्शन, और ये मैथमेटिकल मॉडल्स भी यूज करता है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहां पे ज्यादा होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, सिंपल। शुगर जो है, मतलब बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, इवन सोशियोलॉजिकल भी नहीं है ये टेस्ट कैसा है, तो स्वीट है, दैट इज क्वालिटेटिव, यस। बट शुगर का मतलब कितना केजी है, तो वो क्या हो गया एक्चुअली, वो क्वांटिटेटिव हो गया। तो दोनों में डिफर, मतलब ये दोनों एनालिसिस डिफर कर रहे हैं शुगर के लिए। तो हमारा ये जो है सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, ये कैसा है एक्चुअली, ये क्वालिटेटिव चीजों पे, ऐसा नहीं, कुछ क्वांटिटेटिव भी चीजें होती है, और इकोनॉमिक्स जो है वो क्वांटिटेटिव है ओवरऑल। तो नेचर में दोनों के, और ये कॉन्क्रीट है ज्यादा। कॉन्क्रीट मतलब पता है क्या, जो हर सब्जेक्ट में ना कुछ लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, थेरीज होती है, जैसे सोशियोलॉजी में भी है, बट ऐसे लॉज यूनिवर्सली अप्लीकेबल लॉज सोशियोलॉजी में पॉसिबल नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट। ह्यूमन बिहेवियर ऐसे ही बिहेव करता है, ह्यूमन बीइंग, ऐसे लॉज नहीं हो सकते। वेयरएज इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे लॉज है जो हमेशा अप्लाई ही होते हैं, सच एज सप्लाई एंड डिमांड का लॉ। सप्लाई ज्यादा है, सॉरी डिमांड कैसा एक्चुअली ज्यादा है, सप्लाई जो डिमांड है एक्चुअली, इस बेसिस पे उसमें चेंजेस आते हैं। सप्लाई डिमांड का जो लॉ होता है जनरली, ये हमेशा एप्लीकेबल होता है इस बेसिस पे। और इन्फ्लेशन के लॉज होते हैं कि सप्लाई अगर कम, डिमांड अगर कम है किसी चीज का, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, प्राइस गिर जाएगा। सप्लाई बहुत ज्यादा है तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, उसका डिमांड जो है गिर जाएगा।
तो सप्लाई डिमांड का लॉ हमेशा इकोनॉमिक्स में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा अप्लीकेबल है, मोर और लेस हर चीज में, मतलब हर इवेंट में एक्चुअली अप्लीकेबल हो सकता है। ऐसे लॉज ह्यूमन और सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर के लिए और सोशल बिहेवियर के लिए ऐसे लॉज नहीं बन सकते। तो ये ज्यादा कॉन्क्रीट है, इकोनॉमिक्स जो है ज्यादा कॉन्क्रीट है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में बहुत कम होती है। ओके, इवन और भी बहुत लॉज आएंगे एक्चुअली जो इकोनॉमिक्स के में है जो अप्लीकेबल होते हैं। ओके, बट ऐसे यूनिवर्सली अप्लीकेबल लॉ हमारे सोशियोलॉजी में नहीं है, पर्सपेक्टिव है सिर्फ। ओके, अब अगर हम देखेंगे तो स्कोप की अगर बात करेंगे हम लोग, ओके, फोकस ऑफ स्टडी के बाद अगर हम देखेंगे कि स्कोप क्या है, उसमें एक्चुअली कवर होना चाहिए एक्चुअली उसमें। ओके, कि ब्रॉड स्कोप है, मतलब हमारे ब्रॉड स्कोप का मतलब इतना ही है, उसका कहना है कि हम सोसाइटी के जो डिफरेंट लिम्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उसमें एक्चुअली स्टेट भी होता है, फैमिली भी होता है, मैरिज भी होता है, स्ट्रेटिफिकेशन होता है, एजुकेशन होता है, इकोनॉमी भी होता है। तो इकोनॉमी, यहां पे भी इकोनॉमी स्टडी होता है, मार्केट स्टडी होता है पर्टिकुलरली, बस एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। तो इसलिए जनरली कहते हैं कि लोग काफी ब्रॉडर स्कोप है सोशियोलॉजी का। कैसा है? ब्रॉडर स्कोप है। वेयर एज जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है कि सिर्फ इकोनॉमी एज जो एक्चुअली एक ऑर्गन है सिर्फ उसे स्टडी करता है, उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, इन्फ्लेशन है हो रहा है, तो ऐसी ही चीजें वो स्टडी करता है। हमारे इसमें स्टडी भी क्या होगा कि सोसाइटी का मार्केट पे इंपैक्ट क्या है, मार्केट का सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट है, ये चीजें बहुत ज्यादा फोकस होती है सोशियोलॉजी में। इवन स्टेट और सोशियोलॉजी का क्या, सोसाइटी का क्या रिलेशन है, इवन और भी जो चीजें होती है उसका क्या रिलेशन है, तो ये यहां पे ऐसा रिलेशन स्टडी कम हो रहा है एक्चुअली, राइट। इसलिए इससे ब्रॉडर कहा गया है, वेयर एज स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को इन्होंने नैरो कहा है एज कंपेयर टू सोशियोलॉजी, क्योंकि सोशियोलॉजी में इकोनॉमी या मार्केट चीज है और इन रिलेशन विद सोसाइटी है। ग्रेट, इसमें बहुत कुछ नहीं है पहली बात तो। ओके, और लास्टली हम देखेंगे मेथोडोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है सच एज इथनोग्राफी, मतलब आप अगर ट्राइबल को स्टडी कर रहे हो तो ट्राइबल के बीच में जाके आप रहोगे, केस स्टडी है, इंटरव्यूज है टू अंडरस्टैंड द नॉनसेंस ऑफ, ओके, नुआंसेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल स्ट्रक्चर। और भी मेथड, ऐसा नहीं क्वेश्चन आयर भी मेथड आएगा, सर्वे भी मेथड आएगा, पर कुछ मेथड्स है। वेयर एज यहां पे क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड्स है, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स है, मैथमेटिकल इक्वेशन है टू एक्सप्लेन इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर। तो दोनों में मेथोडोलॉजी में डिफरेंस है। पहली बात तो सोशियोलॉजी में डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, कुछ मेथड्स है सच एज इथनोग्राफी बताया मैंने आपको, केस स्टडी, किस सोसाइटी में कुछ हुआ है पर्टिकुलरली सोशल इवेंट, उसके बारे में स्टडी करना, उसके बाद इवन एक्चुअली सर्वे, क्वेश्चन आयर, इंटरव्यू, ऐसी भी चीजें होती है, ये स्टडी की, इससे स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी में, राइट। वेयर एज यहाँ पे इकोनॉमिक्स में मैथमेटिकल मॉडलिंग जैसी चीजें हैं, कुछ रूल्स है, ग्राफ्स है, जिससे हम एक्चुअली कुछ फ्यूचर के भी इवेंट क्या कर सकते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, ये क्या कर सकते हैं एक्चुअली, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं या प्रिडिक्ट किया जा सकता है। मतलब इंडिया में कैसे इकोनॉमी रहेगा अगले 5 साल तक, 2 साल तक, 15 साल तक, ये स्टडी किया जाता है। ओके, तो ये दोनों की मेथोडोलॉजी में भी काफी डिफरेंस है। ओके, मेथोडोलॉजी में डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस था, मैंने क्या क्या बताया आपको, फोकस ऑफ स्टडी, फोकस ऑफ स्टडी, प्रोडक्शन, बेसिकली तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली तो सोशल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्या है यहां पे एक्चुअली, नेचर ऑफ डिसिप्लिन। नेचर में हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट है, ये कॉन्क्रीट है। ओके, इकोनॉमिक्स जो है, स्कोप बताया मैंने, नैरो और ब्रॉडर, क्यों वो भी बताया है, और मेथोडोलॉजी भी एक्चुअली बताया है। अब हम क्या आते हैं कि इन दोनों के कॉन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? दोनों का जो कॉन्वर्जेंस हो रहा है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, या दोनों का कैसे एक रिलेशन फॉर्म होता है डिफरेंस होने के बाद भी, उसके बारे में बात कर सकते हैं, या अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। अभी देखो कि मैं कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे कुछ चीजें हैं डिफर करता है, वो भी इंपॉर्टेंट है वैसे, कि कुछ प्रॉब्लम जो है सच एज पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, ये जो चीजें हैं
ये दोनों जगह पे स्टडी की जाती है, सोशियोलॉजी में भी स्टडी की जाती है, इकोनॉमिक्स में भी स्टडी की जाती है, और ये तो इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली। क्लास, डिवीजन ऑफ लेबर, कैपिटलिज्म, ये दोनों सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता है, भले ही इसका अप्रोच अलग होगा। कैपिटलिज्म में तो विद इन सोशियोलॉजी डिफरेंट अप्रोचेस है उसे स्टडी करने के लिए, बट यहां पे भी स्टडी किया जाता है। इवन डिवीजन ऑफ लेबर जो है, ये तो मतलब एडम स्मिथ ने एक इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन इसे सिर्फ दिया क्योंकि वो इकोनॉमिक्स यार पढ़ रहा है, बट सोशियोलॉजिकल जो सोशल इंटरप्रिटेशन है इमाइल डर्कheim ने उसे दिया है। तो अभी हम डिफरेंटली अंडरस्टैंड करते हैं सोशियोलॉजी में इमाइल डर्कheim के इंटरप्रिटेशन की वजह से। तो ये चीज है। ओके, मैं क्या बता रहा हूं कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्लास, कैपिटलिज्म, ये दोनों सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता है। इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्टडी का। इवन कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन अवेलेबल है इकोनॉमिक्स में और सोशियोलॉजी में, सच एज कैपिटलिज्म, सच एज डिवीजन ऑफ लेबर। एडम स्मिथ ने इसे प्योरली इकोनॉमिक फिनोमिनन समझा था, बट इमाइल डर्कheim का कहना है कि ये सोशल भी फिनोमिनन है एक्चुअली। ओके, अगर हम और आगे आएंगे तो मतलब इकोनॉमिक्स सिर्फ एक्चुअली मतलब एक प्रॉफिट मेकिंग चीजों पे ही स्टडी करता है ऐसा नहीं रहा एक्चुअली अभी सोसाइटी में। इकोनॉमिक्स में भाई फिर प्रॉफिट होता है, ये इनकम मतलब ये रेवेन्यू जनरेट होता है, यही स्टडी होता है ऐसा नहीं है। सोशल एंगल भी स्टडी होते हैं यार, हो रहे हैं। जैसे इंडिया जैसे कंट्री में जो बजट है, अभी बजट तो इकोनॉमी है, मतलब बजट में ना, ये एक तो पॉलिटी में भी आप पढ़ सकते हो, बट आर्टिकल्स क्या है, बट बजट क्या इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, बट बजट थ्रू सोशल इनइक्वलिटी को टारगेट किया जा रहा है, कर रहे हैं ना। जैसे इंडिया जैसे कंट्री में जेंडर बजटिंग होता है, सोशल इनइक्वलिटी को टारगेट कर रहा है। एससी एसटी सब प्लान होता है, सोशल इनइक्वलिटी को टारगेट किया जा रहा है एक्चुअली इकोनॉमिक्स थ्रू। इवन आज जो इकोनॉमिक का एक ब्रांच है दैट इज कॉल्ड एज वेलफेयर इकोनॉमिक्स, सुना होगा आप लोगों ने। हमारे अमर्त्य सेन और अभिजीत बैनर्जी इसी चीज से बिलोंग करता है, मतलब इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। क्योंकि यार इकोनॉमिक्स ना एक कॉन्क्रीट सब्जेक्ट है, बहुत प्रोग्रेस हुआ इस सब्जेक्ट में, जो कैसे एक्सपांशन होता है इकोनॉमी का, प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, सब चीजें उन्होंने कैसे वर्क करता है सब स्टडी कर लिया है। अब वो क्या स्टडी करना चाहते हैं कि ये जो बेनिफिट है ये लोगों तक कैसे जाए, ये स्टडी हो रहा है इकोनॉमिक्स में, दैट इज कॉल्ड एज वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ओके, इवन पता है क्या कि इकोनॉमी के हिसाब से आप देखोगे ना कि एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर क्या होता है कंट्री के ग्रोथ का, जीडीपी, राइट ना, आप देख पढ़ा है एक्चुअली कैसा, कितना बड़ा इकोनॉमी है, इकोनॉमी बड़ा है तो कंट्री बड़ा ऐसा मानते हैं। बट अभी क्या कह रहे हैं लोग एक्चुअली वैसे उसी बुक में उनका कहना है कि ट्रू इंडिकेटर नहीं है नेशन के वेल्थ का या नेशन के प्रोग्रेस का। ट्रू इंडिकेटर क्या रहेगा, एचडीएफ। फिर से अमर्त्य सेन, महबूबुल हक, पता है मुझे इकोनॉमिस्ट थे, ओके, बट उन्होंने जो एंगल है वो सोशली लिया है मेरे हिसाब से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, यस। तो कॉन्वर्जेंस हो रहा है दोनों का। अभी क्या हो रहा है एक्चुअली, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी का कॉन्वर्जेंस मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है। इवन फ्यूचर में भी आपको कुछ करना है तो मेरे हिसाब से अभी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रहेगा। सिर्फ इकोनॉमिक्स कुछ करेगा या सोशियोलॉजी कुछ करेगा या पॉलिटिकल साइंस करेगा, ऐसा नहीं होगा। सभी जो सब्जेक्ट है उन्होंने मिलकर काम करना चाहिए, और यहां पे तो कॉन्वर्जेंस दिखाई दे रहा है। क्या एचडीआई सिंपली इंपॉर्टेंट है क्या यार, इसके आगे भी आ सकता है। अभी मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स आ गया था, है ना। पावर्टी तो यार सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स मिलके पढ़ सकते हैं क्योंकि दोनों में पढ़ा जाता है और डिफरेंट एंगल से पढ़ा जाता है। तो इसलिए कॉन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्शन है दोनों सब्जेक्ट का, दोनों सब्जेक्ट का काफी, पूरा इकोनॉमिक्स नहीं लेकिन वेलफेयर इकोनॉमिक्स तो है, कॉन्वर्जेंस बता रहा है। तो इस तरीके से आपको वहां पे इनका कंपैरिजन के साथ इनका कॉन्वर्जेंस भी बताना है, और इस तरीके से आपको क्या करना है एक्चुअली, ये दो में से एक बिट अगर आया तो लिखना है। ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन तो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री कंपेयर करो नहीं,
कॉन्वर्जेंस बताओ दोनों का, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स कैन बिल्ड बेटर फ्यूचर, कमेंट, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको लिखना है फिर अलग अलग एंगल से, नोट्स में और एडिशनल पॉइंट दिए हैं मैंने। ग्रेट, यस। तो इस तरीके से दो चीजें हमने कर ली। अभी नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे कि 3 पॉइंट कवर कर लेंगे, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। थैंक यू।